नागलोक में तो मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। मेरे काले रंग को देखकर सभी मुझसे दूर भागते हैं। और चुड़ैल उस तोप को उठाकर फेंक देती है। एक बार की बात है, जंगल में एक चुड़ैल तपस्या कर रही होती है। तभी उस हवन से एक राक्षस बाहर निकलता है और बोलता है, हे चुड़ैल, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? हे राक्षस देवता, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, परंतु मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं बस एक औलाद चाहती हूँ। हे चुड़ैल, तुम्हें तो यह पता ही है कि चुड़ैल कभी भी मां नहीं बन सकती, क्योंकि चुड़ैलों को यह श्राप मिला हुआ है। परंतु राक्षस देवता, आप तो बहुत ही शक्तिशाली हो। आपके पास इसका कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। चुड़ैल, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुमको इसका एक उपाय बताता हूँ। चुड़ैल, तुम कभी मां नहीं बन सकती, परंतु तुम अपने बच्चे को किसी और के पेट में पाल सकती हो। यह कहकर राक्षस अपनी शक्तियों से एक जादुई अंडा प्रकट करता है और उसे चुड़ैल को दे देता है और बोलता है, चुड़ैल, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस अंडे को लेकर जंगल से बाहर चली जाओ। वहाँ जो भी पहला प्राणी तुम्हें मिलेगा, तुम यह अंडा उसके पेट में डाल देना। फिर 1 महीने बाद इससे तुम्हारी बेटी का जन्म होगा। परंतु याद रखना, जब तुम्हारी बेटी का जन्म हो तो वह सबसे पहले तुम्हें ही देखे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह तुम्हें कभी भी अपनी माँ नहीं मानेगी। धन्यवाद राक्षस देवता, मैं आपकी इस बात का ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर वह अंडा लेकर जंगल से बाहर चली जाती है। उधर नागलोक में बहुत सारी नागिन रहती थी। उन सब नागिन में एक नागिन जिसका रंग काला था, उसके काले रंग को देखकर सभी नागिन उसका मजाक उड़ाया करती थी। इस बात से काली नागिन बहुत दुखी थी। एक दिन काली नागिन बोलती है, नागलोक में तो मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। मेरे काले रंग को देखकर सभी मुझसे दूर भागते हैं। अब मेरा इस नागलोक में कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इस नागलोक को छोड़कर जा रही हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वह नागलोक से बाहर चली जाती है और उसी जंगल में घूमने लगती है। घूमते घूमते वह बहुत थक जाती है। फिर वह एक इंसान का रूप धारण कर लेती है और एक आम के पास बैठ जाती है। उधर चुड़ैल अपना अंडा लेकर उसी रास्ते में जा रही होती है। वह देखती है कि एक औरत आम के पेड़ के नीचे लेटी हुई है। चुड़ैल उस औरत को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, राक्षस देवता ने कहा था, जो भी पहला जीव मिले वही मेरे बच्चे की माँ बनेगी। ये तो बहुत ही हट्टी कट्टी और जवान औरत है, और हाँ, ये तो कितनी काली है। जब मेरी बेटी का जन्म होगा तो वह भी काली होगी, जिससे वह काली चुड़ैल कहलाएगी और चुड़ैलों पर राज करेगी। यही मेरे बच्चे की माँ बनेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने अंडे को नागिन के पेट पे रख देती है और वह अंडा नागिन के पेट में चला जाता है। तभी काली नागिन की आंख खुल जाती है और वह देखती है कि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी है। वह चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल, तुम कौन हो और यहाँ मेरे पास क्या कर रही हो? घबराओ मत बहन, मैं भी तुम्हारी तरह इस जंगल में भटक रही हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लगता है तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। यहीं पास में मेरा एक घर है, तुम चाहो तो तुम वहाँ रह सकती हो। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूँ? तुम तो एक चुड़ैल हो। अरे बहन, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, इसलिए तुम्हारी सहायता कर रही हूँ। काली नागिन को लगता है कि चुड़ैल बहुत अच्छी है, इसलिए वह चुड़ैल के साथ चलने लगती है। उधर जंगल में कुछ गांव के शिकारी अपनी बंदूकें लेकर शिकार करने के लिए जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी उनका मुखिया देखता है कि एक चुड़ैल गांव की औरत को अपने साथ लेकर जा रही है। यह देखकर वह बोलता है, अरे भाइयों, वह देखो, चुड़ैल हमारे गांव की किसी औरत को उठाकर ले जा रही है। हमारे गांव में इतने दिनों से बहुत सारी औरतें गायब हो गई हैं। मुझे लगता है कि चुड़ैल का ही काम है। चलो पकड़ दो चुड़ैल को, आज तो इसे मार कर ही रहेंगे। ऐसा कहकर सभी लोग चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। मुखिया बोलता है,
चुड़ैल, छोड़ दे इस औरत को, नहीं तो हम तुझे अभी गोली से उड़ा देंगे। तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ, ये मेरी मेहमान है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। तभी सभी गांव वाले अपनी बंदूकों से चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। गोलियां लगते ही चुड़ैल वहीं घायल हो जाती है और वहां से भाग जाती है। सरपंच काली नागिन के पास जाता है और उसे बोलता है, अरे बहन, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो, वह भी अकेले? लगता है तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम तो गर्भवती भी लग रही हो। काली नागिन देखती है कि वह तो सच में गर्भवती है। वह सरपंच से कहती है, हाँ हाँ सरपंच जी, आप सही कह रहे हैं। मेरे पति ने मेरे काले रंग को देखकर मुझे अपने घर से निकाल दिया और मैं अपने बच्चे को लेकर इस जंगल में भटकती फिर रही हूँ। बेटी, काला और गोरा रंग तो भगवान की देन है। तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उसने यह बहुत बुरा काम किया है। तुम चलो हमारे गांव और हमारे साथ ही रहना। ये सरपंच कितना भला आदमी है और इसे तो मेरे काले रंग से भी कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं इसके साथ ही रहूंगी। ऐसा सोचकर वह सरपंच के साथ गांव में चली जाती है। गांव में जाकर सरपंच काली नागिन से बोलता है, बेटी, वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। हो सकता है वह तुम्हें लेने के लिए वापिस आए। मैं तुम्हारे घर के बाहर पहरेदार लगा दूंगा। जैसे ही तुम्हारे पास कोई आएगा, वह पहरेदार उसे गोलियों से भून देंगे। ऐसा कहकर वह काली नागिन के घर के बाहर कुछ आदमी खड़े कर देता है। जब भी चुड़ैल उसके घर की तरफ आती, वह सब उस पर गोलियां चलाने लगते थे और चुड़ैल वहां से डर के भाग जाती थी। अब मैं क्या करूं? अब तो उस औरत को मेरा बच्चा होने वाला है। अगर उसने मुझे नहीं देखा तो वह मुझे कभी भी माँ नहीं कहेगी। उसके पहरेदारों को रोकने के लिए मुझे नागलोक से नागमणि लानी होगी, जिससे मुझ पर उनकी गोलियों का कोई असर नहीं होगा। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों से 2 राक्षस प्रकट करती है और नागलोक पर हमला कर देती है। वह सभी नागों को घायल कर देती है और वहां से नागमणि चुरा लेती है। फिर वह नागमणि लेकर गांव में जाती है। गांव में चुड़ैल आई देखकर सभी गांव वाले उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, परंतु उनकी गोलियों का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। तभी वह सरपंच तोप लेकर आता है, परंतु तोप के हमले का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता और चुड़ैल उस तोप को उठाकर फेंक देती है। तभी काली नागिन अपने बच्ची को जन्म दे देती है। उसकी बच्ची पैदा होते ही बड़ी हो जाती है और काली नागिन को देख लेती है और उसे ही अपनी माँ मानने लगती है। यह देखकर चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है और काली नागिन को पकड़कर वहीं घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाने लगती है। ऐसा देखकर काली नागिन की बेटी बहुत गुस्सा जाता है। वह बोलती है, चुड़ैल, छोड़ दे मेरी माँ को। बेटी, ये तुम्हारी माँ नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने ही अपना अंडा इस काली नागिन के पेट में रखा था। तुम मेरी बेटी हो। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, यही मेरी माँ है, छोड़ दो इसे। तभी नागिन की बेटी अपने मुंह से आग उगलने लगती है और चुड़ैल को वहीं भस्म कर देती है। काली नागिन अपनी बेटी को लेकर नागलोक जाती है और उस नागमणि को रानी नागिन को सौंप देती है। नागिन काली नागिन से क्षमा मांगती है और बोलती है, हे काली नागिन, हमने तुम्हारे रंग के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया। इसके लिए तुम हमें माफ कर दो और तुम हमारे साथ रहो। नागिन बोलती है, हे नाग माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मैं अब गांव वालों के साथ रहूंगी। उन्होंने मेरी बहुत रक्षा की है और उन्हें मेरे काले रंग से भी कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर वह अपनी बेटी को लेकर गांव में चली जाती है। एक बार कुछ लालची लोगों आपके पास कुछ जलपरियों को कैद किया हुआ था। जितनी भी जलपरियां हैं, तालाब से बाहर आ जाओ, वरना सारा तालाब धुआं धुआं कर देंगे। उनकी ये बातें सुनकर तालाब की कुछ जलपरियां बाहर आ जाती हैं। तभी वे लालची लोग उन जलपरियों पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियां लगने से 2 जलपरियां घायल हो जाती हैं और बाकी की जलपरियां डर कर वहां से भाग जाती हैं।
वे लालची लोग उन दोनों जलपरियों को जीप में लाद लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ रास्ते में एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल आ जाती है और एक जीप को वहीं जला देती है। तभी सभी लालची लोग उस मैस्टिक्स वाली चुड़ैल पर गोलियां चलाने लगते हैं, परंतु चुड़ैल पर उन गोलियों का कोई असर नहीं होता। तभी वह अपनी टैंक वाली कार से चुड़ैल पर फिर से फायर करते हैं। इंसानों, छोड़ दो इन जलपरियों को, ये मेरा शिकार है, इन्हें मुझे सौंप दो। इस जोरदार हमले से चुड़ैल उड़कर बहुत दूर जाकर गिरती है। हा, हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसे उड़ा देंगे, हमें सिर्फ पैसे कमाने हैं। फिर वह उन जलपरियों को लेकर वहां से चले जाते हैं। पीछे तालाब की जलपरियां यह देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं और बोलती हैं, बहनों, देखा तुमने, इन इंसानों ने तो मैस्टिक वाली चुड़ैल के भी घुटने टिका दिए। इन लालची इंसानों से तो भगवान ही बचाए। तभी एक जलपरी देखती है कि नन्ही जलपरी वहां से गायब है। वह बोलती है, हे भगवान, वो लालची लोग मेरी बच्ची को भी ले गए। अब मैं क्या करूं? मेरी बच्ची को कौन बचाएगा? वहीं वो लालची लोग उन जलपरियों को अपने तालाब में डाल देते हैं और उस नन्ही जलपरी को एक पिंजरे में कैद करके पेड़ पे टांग देते हैं। अब इन जलपरियों से हम मोटा पैसा कमाएंगे। अब यहाँ जलपरी का सर्कस होगा और हम बहुत ही जल्दी बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह जलपरी का सर्कस दिखाने लगते हैं। गांव के लोग जलपरी का सर्कस देखकर बहुत खुश होते हैं और वह लालची लोग बहुत जल्दी बहुत ही अमीर हो जाते हैं। अरे भाई, इन जलपरियों ने तो हमें धनवान कर दिया, चलो आज पार्टी करते हैं। जाते जाते बंटी देखता है कि एक नन्ही जलपरी को उन्होंने कैद किया हुआ है। बंटी सारी बात समझ जाता है और बोलता है, अच्छा, तो इन लोगों ने इन मछलियों को उस तालाब से पकड़ा है और जबरदस्ती खेल दिखा रहे हैं। मुझे जल्दी से जाकर बाकी जलपरियों को बताना होगा, इन लोगों की जान खतरे में है। वो भागा भागा तालाब के पास जाता है और देखता है कि नागराज वहाँ पहले से आया हुआ है। जलपरी बोलती है, नागराज, हमें नहीं पता वो लोग मेरी बच्ची और बाकी जलपरियों को लेकर कहाँ गए हैं। तभी बंटी बोलता है, अरे नागराज, मुझे पता है वो लोग उसे कहाँ लेकर गए हैं। बंटी, बताओ वो लोग कहाँ गए हैं। नागराज, वो लोग जलपरी से खेल करवा रहे हैं और वह उन्हें पुराने तालाब के पास ले गए हैं। जल्दी चलो, उनकी जान खतरे में है। तभी बंटी नागराज को लेकर उनके तालाब के पास जाता है। नागराज वहां जाकर देखता है कि सभी चोर शराब के नशे में हैं। नागराज बोलता है, चोरों, छोड़ दो इन जलपरियों को, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी एक चोर जो शराब के नशे में था वह नागराज की तरफ आता है। तू कौन है बे हरे सांप, और तू हमारा क्या कर लेगा। तभी नागराज उसकी खूब धुलाई करता है। उसकी धुलाई होते हुए देख सभी चोर बहुत घबरा जाते हैं और डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नागराज सभी जलपरियों को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तभी पेड़ पर बैठा एक शातिर चोर नागराज को गोली मार देता है, जिससे नागराज वहीं घायल हो जाते हैं और वह चोर वहाँ से भाग जाता है। जलपरी बोलती है, ये क्या, नागराज को तो उसने घायल कर दिया। तभी वहाँ अचानक से मैस्टिक्स वाली चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, हटो जलपरियों, मैं नागराज को ठीक कर सकती हूँ। फिर मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपनी शक्तियों से नागराज को लगी हुई गोली वापस उसके शरीर से निकाल देती है और नागराज वापस होश में आ जाते हैं। सभी लोग मैस्टिक्स वाली चुड़ैल का धन्यवाद करते हैं।